हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके साइंस के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन बताने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 22 क्वेश्चन में से ही आपके विस्तृत उत्तरीय वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिएगा और ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके साथ साथ मैं खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 22 क्वेश्चन कौन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी लोग बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, उससे पहले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा कि वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है या नहीं। अगर वॉइस और स्क्रीन क्लियर है तो अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि हमारा पहला चैप्टर का है। चैप्टर कौन सा है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का है। ठीक है, और यहां पे आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, किसी गोलीय दर्पण के लिए सूत्र अवतल दर्पण। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के लिए सूत्र हमें निकालना है 1/f, यानी कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब ये फार्मूला दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण में मेंशन किया जा सकता है और उत्तल दर्पण के लिए भी मेंशन किया जा सकता है। तो चाहे आप अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे या उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे, दोनों ही दर्पणों के लिए ये चीजें सेम आएगी। ठीक है, जहां पे ये f क्या है, ये जो है दर्पण की फोकस दूरी है। क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। और v क्या है? v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज क्या पूछ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन और देखें, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? यानी कि रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन, या इसको दूसरे भाषा में माइनस v अपान u। प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को भी क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन। किसी भी चीज को हम कितना बड़ा या छोटा कर लेते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता कहलाती है। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा कर ले रहे हैं तो यानी कि मैग्निफिकेशन पावर उसकी ज्यादा, बहुत ज्यादा छोटा कर ले रहा है तब भी मैग्निफिकेशन पावर उसकी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यानी जितना कम या ज्यादा कर लेगा उतनी ही उसकी पावर होगी। ठीक, उतनी ही मैग्निफिकेशन, उतनी ही उसकी आवर्धन क्षमता होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए। होता क्या है इसमें? जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी कोई सतह है, ठीक है, अब मान लीजिए इधर हमारा कोई दूसरा माध्यम है। मान लेते हैं इधर हमारा क्या है, इधर मान लेते हैं हमारा क्या है? विरल माध्यम, और इधर माध्यम क्या है? सघन माध्यम। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी पूछा जाता संभव कब है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। कहां? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा, तो अब जैसे ही इस बिंदु पर पड़ेगा तो जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट, ये हमारा हो गया अभिलंब। क्या हुआ? अभिलंब। ठीक, तो अभिलंब से दूर हटता यानी इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो अब अभिलंब से दूर हटेगा तो किधर जाएगा? सीधे जाएगा? नहीं, अभिलंब से दूर यानी कि इस साइड होगी, ये इस प्रकार। तो इसी तरीके से अगर हम अब दूसरा आपतित किरण इसके इस पर आपतित कराते हैं, मान लीजिए अब ये ठीक, अब ये जब अभिलंब से दूर हटेगा तो इतना ज्यादा दूर हटेगा कि वापस अपने ही माध्यम में लौट आता है। वापस अपने ही माध्यम में क्या होता? लौट आता। और ये इसमें एक ऐसी भी कंडीशन बचेगी, रुकिए क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इसमें एक ऐसा भी कंडीशन बच्चों बचेगा जो जिसे हम लोग बोलेंगे क्रांतिक। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोण हमारा क्या हो गया, सॉरी अच्छा कोई नहीं, अभिलंब के साथ बना कोण ये वाला कोण, ये क्रांतिक कोण इसी कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि आईसी ये होता है हमारा क्रांतिक कोण।
क्रांतिक कोण क्या होता है कि वह आपतन कोण यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण कितना हो 90 अंश हो। ठीक है, फिर से समझो कि सघन माध्यम, किस माध्यम में क्रांतिक कोण बन रहा है? सघन माध्यम, सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। और जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो वह जो है अपवर्तन के पश्चात वापस अपने ही माध्यम में लौट आता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से समझो अगर नहीं समझ पाए। सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण, सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, अब यदि हम सघन माध्यम में किसी प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो वापस अपने ही माध्यम में लौट आता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अगर डेफिनेशन आपको लंबी लग रही है तो छोटी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। क्रांतिक कोण को मत परिभाषित कीजिए, सीधे आप यही लिखिए कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, ठीक है, यानी कि सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो वह अपवर्तन के पश्चात वापस अपने ही माध्यम में लौट आता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखो दे दिया है कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच में संबंध भी स्थापित कीजिए। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? आपतन कोण कीजिए, यानी कि साइन आपतन कोण कितनी है? IC अपान साइन R, अपवर्तन कोण कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? सॉरी, विरल माध्यम से सघन माध्यम, प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही, किस में जा रही? विरल में जा रही। ओके, साइन 90 होता क्या है? साइन R बटे साइन I। R का मान कितना है? 90। साइन 90 डिग्री अपान साइन IC, तो साइन 90 का मान 1, साइन IC। ठीक है, यही हो गया संबंध। n बराबर क्या मिल गया? 1 अपान साइन IC, या इसको कह सकते हो साइन IC। IC क्या है? क्रांतिक कोण। क्या हमारा क्रांतिक कोण है? 1 अपान n, अपवर्तनांक। ठीक है, यही है हमारा क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरे क्वेश्चन नंबर 22 जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इस फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहां तक हुआ? 4 तक हो गया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको मानव नेत्र के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके बाद मानव नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर यानी कि आंख पर किस तरीके से बनता है उसका किरण आरेख खींचना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण यानी कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो क्या होता है? अपने 7 रंगों में अलग हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण देकर समझाना है। आई बात समझ में आता? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। यानी कि हमें यह प्रूफ करना है कि जो ये श्वेत प्रकाश है ये विभिन्न रंगों का मिश्रण है, एक से ज्यादा कलर इसमें मिक्स है। इस बात को प्रूफ करना, और ये प्रूफ जो है ये दोनों क्वेश्चनों के एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 8 है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग परिपथ खींचिए। यानी कि ओम का नियम पूछा गया और इसका सत्यापन, ओम का नियम और इसका सत्यापन, ठीक है, जो कि कराया जा चुका है। आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। R बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने बताया था आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये जो है क्या है, फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में पूछ रहा है तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपके समांतर क्रम का फार्मूला है। आगे आ जाइए 11वां क्वेश्चन। 2 बिंदुवत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध, हालांकि ये क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल में करा देंगे, ठीक है, इसको अभी आप छोड़िए, इसको मैं न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, ठीक है, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो वहां पे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI, यही है सामर्थ्य का व्यंजक, ठीक है, सामर्थ्य का मतलब हो गया पावर। ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में करवा देंगे, ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में करवा देंगे, ठीक, ये भी क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में करवा देंगे। हालांकि क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है, एक बर्तन में 100 ग्राम जल 10 अंश सेल्सियस पर रखा है, इसमें 42 ओम प्रतिरोध का एक तार जल में डालकर 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। यदि बर्तन की ऊष्माधारिता 50 कैलोरी प्रति अंश सेल्सियस हो तो जल में ताप वृद्धि का मान बताइए। अगला क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत धारा का क्वेश्चन है। अभी विद्युत धारा का क्वेश्चन मैं करवाया नहीं हूं, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो ये चीज वहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये भी हमारे विद्युत धारा का क्वेश्चन है, ये भी अभी नहीं करवाया गया, जब करवाएंगे तो क्लियर कर देंगे। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि लास्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा वही है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा वही है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। प्रेरण प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आपको लिखना है। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, इसे अभी पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, सॉरी 4 का है, अभी इसको मैं पढ़ाऊंगा, जल्दी ही पढ़ाऊंगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की व्याख्या कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, यानी किस नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की, बाएं हाथ के नियम की, दाएं हाथ की हथेली के नियम, कौन से नियम से जो है हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, ये भी चीजें जो है आपके चैप्टर नंबर 4 में आपको बताई जाएंगी। निम्नलिखित की दिशा कैसे निर्धारित करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिशा बताना है। जैसे कि किसी विद्युत धारावाही चालक सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह है धारावाही चालकता। इसमें धारा अगर ऊपर की तरफ बह रही तो ऊपर की तरफ आप अंगूठे को रखिए, उसके बाद उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे इस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगी, ठीक है। आगे विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत कार्यविधि, ठीक है, यानी इसका सिद्धांत लिखना है और इसकी कार्यविधि लिखनी है और इसकी संरचना भी आपको लिखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन बेटा 7 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 7 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है। अब ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन फिक्स है 100%, 100 नहीं बल्कि 101% फिक्स है कि 7 नंबर में इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से 7 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप जब भी जो है एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा फिर वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ सर जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, ठीक है। चलिए अगला है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्यविधि, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है, जनित्र मतलब जनरेटर का, और फिर दिष्ट धारा की क्रियाविधि, ठीक है, दिष्ट धारा की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
इन या इसको आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग कॉपी बनाइए, उस पे ये 22 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर कल से इसको जो है हम 1 बाय 1 करके इसको प्रूफ कराना शुरू कर देंगे। तो जब इसका प्रूफ कराना हम शुरू करेंगे तो आप लोग इसका प्रूफ भी कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि चैप्टर नंबर 3 तक बता चुके हैं, चैप्टर 4 पढ़ाना बाकी है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 भी पढ़ा लिया जाएगा, बीच बीच में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों कि जो भी बच्चे बेटा अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं वो शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स की बेटा जो अभी प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए, और इसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज कर लेंगे तो ये प्राइस आपका हो जाएगा 699। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना होगा संजीव सर। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 100 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग अगर शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किए होंगे तो शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स बेटा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका ही फायदा है। अगर देखा जाए, ये मत सोचना कि सर 699 रुपए में बहुत ज्यादा, 699 रुपए सर को पे कर देंगे तो सर उससे बहुत ज्यादा सर को पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, फीस इसलिए रखी जाती है कि बिना गुरु दक्षिणा के, यानी कि जो फ्री का ज्ञान होता है ना उसकी लोग कीमत नहीं समझते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो इसीलिए एक तरीके से देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे जो मेहनत है, बिजली का बिल है और बाकी सारी चीजें, स्मार्ट बोर्ड के खर्चे, उन्हीं चीजों के लिए ये प्राइस रखा गया। अगर एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता तो आपके लिए ये प्राइस भी नहीं रखी जाती, ठीक है, बिल्कुल फ्री होता। तो इन सब चीजों के लिए, चीजों को अच्छे से रन किया जा सके, हर चीजें आप तक पहुंच सके अच्छी ढंग सुविधाओं से, ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें, ये इतनी छोटी सी चार्ज आपके लिए रखा गया। और इसमें भी अगर आप देखें 12 महीने के हिसाब से ये पूरे साल भर की फीस है, ये भी नहीं कि 1 महीने का, पूरे साल भर की फीस है। अगर देखें तो 12 छक 72 लगभग 60 रुपया पर महीने, 60 रुपया 1 महीने का पड़ रहा, तो 60 रुपये पर मंथ, इससे कम फीस और क्या हो सकती है, ठीक है। तो जो भी बच्चे बेटा अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें और ये कोड आप यूज कर लीजिएगा संजीव सर। अब हम लोग मिलते हैं कल इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करने, ठीक है। और क्लास की टाइमिंग आप जान ही रहे हैं, शाम के 4 बजे शाम को 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी, बाकी 3 दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। ओके, तो मिलते हैं कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।